अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे CS 201 का लेक्चर नंबर 19 से लेकर 23 तक। ये हम फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए ना, ठीक है। इसमें आपके MCQs भी क्लियर हो जाएंगे और कंसेप्ट भी सारे क्लियर हो जाएंगे। प्रोग्राम है वो हम इसमें नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो मैं लिख के समझा दूंगी। ऐसे नहीं समझ आते वो ना, उसे लिखने से समझ आएगा। चलिए हम पढ़ते हैं अपना लेक्चर नंबर 19, जिसकी समरी वाले उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है। सीक्वेंशियल एसएस फाइल है, ये पीछे वाला था, ठीक है। सीक्वेंशियल एसएस फाइल का मतलब होता है कि ऐसी फाइल है जिसमें हम सीक्वेंस से ना कोई डाटा भी एसेस कर सकते हैं। मतलब पहले अगर आपने सेंटर से डाटा लेना है तो पहले आपको सारा ऊपर वाला डाटा है ना वो देखना पड़ेगा, उसके बाद आप सेंटर में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट डाटा ले सकते हैं, उसे सीक्वेंशियल एसएस फाइल कहते हैं। और रैंडम एसएस फाइल भी होती है यहाँ पर, मे बी वो हम नेक्स्ट में जाके पढ़ें। तो रैंडम एक्सेस फाइल का मतलब होता है कि आपने अंदर से अगर आपने कोई भी डाटा ले लिया ना तो वो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी डाटा आपने रैंडमली पिक करना है ना फाइल में से, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले उससे फर्स्ट वाला डाटा या उसके बाद वाला डाटा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल में भी उसके बाद वाला डाटा नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन आपको ऊपर से सारा डाटा रीड करके आना पड़ता है अपने पॉइंट तक जो आपने डाटा लेना है, ठीक है। चलिए, ये तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं नेक्स्ट। ओपन फंक्शन होता है ओपन फाइल के लिए, टू क्लोज फाइल क्लोज फंक्शन इज यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ओपन फाइल के अंदर ना टू मोड्स यूज होते हैं, मतलब टू पैरेंथेसिस यूज होते हैं। एक फाइल नेम आता है और एक मोड होता है। बट क्लोज ब्रैकेट के अंदर ना कुछ भी नहीं होता, वो ना एम्प्टी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है इफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम का मतलब है इनपुट फाइल स्ट्रीम, और ओपन का मतलब आता है फाइल नेम। ओपन करेंगे ना तो इधर इन्होंने एग्जांपल दी, ओपन फाइल नेम iOS और इन, ठीक है। ऑफ स्ट्रीम आउटपुट फाइल स्ट्रीम। अब इसने यहाँ पर इसकी एग्जांपल दे दी, ओके, ये इसकी एग्जांपल आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रोग्राम आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा हाईलाइटेड पोजीशन इन अ फाइल। अब यहाँ पर दो यूज होते हैं, एक टेल जी यूज होता है और एक टेल पी यूज होता है। जो टेल जी है ना वो गिव अस द करंट पोजीशन देता है। अब आपने इसको ज़हन नशीन कर लेना है, और ये हर बच्चे के दो में से एक तो जरूर आएगा, और तकरीबन ये 10 में से 9 लोगों के तो ये पेपर में आ ही जाएगा। MCQs इतना इंपॉर्टेंट है ये। टेल जी जो होता है वो गेट पोजीशन के लिए टू द फाइल पॉइंटर आता है, और टेल पी जो होता है ना फंक्शन इज यूज होता है टू द नेक्स्ट पोजीशन के लिए। और इसमें जो हमारे पास वो यूज होता है ना, मतलब जो डाटा टाइप होती है वो लॉन्ग होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, या मैं भी पढ़ के बता देती हूँ। टेल पी जो होता है ये सेव करंट पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद सीक पी जो होता है ये पोजीशन टू द एंड ऑफ द फाइल। आ फाइल जो होता है वो राइट अ वैल्यू ऑफ द फाइल। उसके बाद सी पी ओरिजिनल होता है वो रिटर्न ओरिजिनल फाइल करता है। यहाँ पे अंदर ओरिजिनल लिखा ना तो इसका मतलब है कि वो ओरिजिनल करेगा, और यहाँ पर आपने जो उससे पोजीशन थी वो रीपोजिशन टू द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है, कर देता है। ओके, समझ आ गई। उसके बाद आ जाएगा सीक जी टेक अस द सर्टेन पोजीशन टू द रीडिंग फ्रॉम द सीक पी लीड टू द पोजीशन टू राइट इनटू। सीक जी जो होता है ना वो टेक अस हमें देता है टू द सर्टेन पोजीशन टू स्टार्ट रीडिंग, ये शुरू से रीडिंग स्टार्ट करता है और ना हमें वो वाली पोजीशन देता है। वाइल सीक पी जो होता है ना लीड अ पोजीशन, सीक पी हमें वो पोजीशन देता है जो हमने उसके अंदर लिखी हुई है, जबकि सीक जी जो होता है ना ये शुरू से देता है पोजीशन, ठीक है। अगर आप करंट पोजीशन लिखेंगे तो ये करंट दे देगा, लेकिन ये वैसे अगर ना लिखें तो ये आपको शुरू से ही कराएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट डिस्क यूज होती है, और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है MCQs में। उसके बाद आता है डिस्क जो होती है ना वो डिवाइडेड इनटू लॉजिकल ब्लॉक्स होती है, जिसको हम चूंक्स और क्लस्टर कहते हैं। साइज ऑफ वन ब्लॉक इज मिनिमम साइज टू रीड एंड राइट टू द डिस्क, ठीक है। उसके बाद सीक जी फंक्शन जो होता है ना वो कैन नाउ द एक्चुअल डाटा लेंथ ऑफ द फाइल। सीक जी में जो है ना हम एक्चुअल डाटा लेंथ जो होती है ना, डाटा लेंथ जो होती है फाइल की, वो हमें मालूम होती है, ठीक है, हम जान सकते हैं। लेकिन सीक जी और सीक पी था ना, सीक पी में नहीं जान सकते। अब आपको पूछेंगे कैसे, क्योंकि ना वो हमें पोजीशन ही हमें वो दे रहा है जो हमने उसको दिया, करंट पोजीशन से वो हमें बता रहा है, मतलब जो हमने उसे दिया ना वो वही पोजीशन से बता रहा है। तो इसका मतलब है कि वो फाइल की वो नहीं कर सकेगा, क्या कहते हैं उसे, फाइल की लेंथ को वो नहीं बता सकेगा हमें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये हमारे पास सीक जी। सीक जी जो इज यूज्ड फॉर इनपुट फाइल के लिए और फॉर रीडिंग फ्रॉम द फाइल, वाइल सीक पी जो होता है,
सीक जी एक इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है और रीडिंग करने के लिए फ्रॉम द फाइल आता है। और उसके बाद सीक पी जो होता है ना यूज होता है आउटपुट के लिए। जी जो होता है वो इनपुट के लिए, सीक पी आउटपुट के लिए, ठीक है। और सीक जी जो होता है वो राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है और सीक पी जो होता है वो सीक जी जो होता है वो रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है और सीक पी जो होता है वो राइटिंग के लिए। अब इसे आप 2-3 बार पढ़ें खुद से ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। लिखना तो है नहीं आप लोगों ने, तो इसलिए ऐसे पढ़ लें याद हो जाए ताकि। We can use input file get c जो होता है ना वो get a character, ये इनपुट लेने के इस्तेमाल होता है। और आउटपुट फाइल put c जो होता है वो write a character into the file, वो लिखने के लिए इस्तेमाल होता है कैरेक्टर को into the फाइल के अंदर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, सारे प्रोग्राम है, सैम्पल प्रोग्राम से हम लास्ट पे कर लेंगे। उसके बाद आता है फोर्ट्रान लैंग्वेज, ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। इसका वो आ सकता है, क्या कहते हैं उसको, स्टैंड्स। अ स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है, स्ट्रक्चर होता है ना कलेक्शन ऑफ वेरिएबल होता है अंडर अ सिंगल नेम, एक सिंगल नेम का, ठीक है। उसके बाद दीज वेरिएबल्स होते हैं ना, ये वेरिएबल डिफरेंट टाइप के होते हैं और ना इसका जो नेम जो यूज होता है ना इसके अंदर वो सिलेक्ट किया होता है फ्रॉम द स्ट्रक्चर के अंदर से ही। स्ट्रक्चर आर सिनेटिकली डिफाइंड विद द वर्ड स्ट्रक्ट, और ये एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से ध्यान से देख लें एक बार। अब स्ट्रक्ट स्टूडेंट जो है ना, ये स्टूडेंट का यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर बता रहा है, उसका करेक्टर नेम बता रहा है, उसका एड्रेस बता रहा है, एड्रेस भी उसका करेक्टर्स में लिखा जाएगा, नेम भी उसका करेक्टर्स में लिखा जाएगा, और जो जीपीए है ना उसका वो हमारे पास लिखा जाएगा फ्लोट में, ठीक है। तो ये उसका ना स्ट्रक्चर उसने सारा ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ओके, उसके बाद हमारे पास ना आगे नेक्स्ट आता है, अब उसने स्ट्रक्चर एड्रेस, अब उसने एड्रेस का जो था ना उसने अलग से स्ट्रक्चर बना दिया। अब एड्रेस के अंदर पहले स्ट्रीट आ रही है, फिर सिटी आ रही है, फिर कंट्री आ रही है। अब उसने स्ट्रक्चर एड्रेस को ना वहां पर पुट कर दिया, एड्रेस वाली जगह पे एड्रेस में उसने लिखा स्टूडेंट एड, STD एड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इससे वो कराएंगे ना तो यहाँ पर वही ऐड होगा स्टूडेंट का एड्रेस, ठीक है, वो ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूँ, S1 इज इक्वल S2, ये बात मैं करना चाहूंगी। इस इक्वल जहां पर लगाना है तो इसका मतलब है कि S1 ने वैल्यू दे दी है S2 को, S1 को वैल्यू दी गई है S2 की। मतलब अगर यहाँ पर 3 है ना, अगर यहाँ पर A है तो A इज इक्वल 3 है, तो इसका मतलब है कि A की वैल्यू 3 है। इसी तरह S1 की जो वैल्यू है ना वो S2 की वैल्यू है, और आपने जाके देखना है कि S2 के पास क्या है। अगर S2 के पास 2 है तो इसका मतलब S1 की वैल्यू S2 है, ठीक है। अगर तो इसके सेंटर में 2 इज इक्वल आएंगे ना, मतलब इस इक्वल के साइन 2 होंगे, ठीक है, तब आपका ना आता है कि S1 जो है ना वो बराबर है S2 के। अगर इस तरह है तो फिर इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू उसको साइन की गई है। अब किसकी वैल्यू किसको साइन की गई है, S2 की वैल्यू जो है ना वो S1 को असाइन की गई है। ओके, उसके बाद आ जाता है ये देखिए स्टूडेंट S1 अली CS20119, इस तरह। अब वो कहता है कि इस तरह क्या हम स्टूडेंट का एड्रेस पुट कर सकते हैं, जैसे वहां पर था ना, तो ना इस तरह नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होगा इस तरह उसके अंदर पुट। जैसे मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर ये स्टूडेंट S1 है ना, वो कहते हैं कि अगर हम यही लिख दें तो यहाँ स्टूडेंट S1 के अंदर पुट हो जाएगा, ये भी है जो हमने पढ़ा था यहाँ पर ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ये देखो S student1 S student2, तो उसका इस तरह पुट हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा जब तक कि आप उसके साथ डॉट नहीं लगाओगे ना। यहाँ पर लास्ट पे आता है ना वो, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर ये देखो, तो सेट द डाटा मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर डॉट ऑपरेटर इज यूज, डॉट ऑपरेटर इसके साथ जरूर यूज करना है, जैसे S1 एज इज इक्वल 20, फिर यहाँ पर इसको 20 पुट होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। वेरिएबल S1 ऑफ द डाटा स्टूडेंट स्ट्रक्चर एंड इनिशियलाइज इट्स मेंबर, ठीक है, अदरवाइज ये नहीं होता, आपको डॉट इस्तेमाल जरूर करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट ये प्रोग्राम है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये the function is called which removes it from the stack and used to the structure, we can pass the structure by reference, हम जो है ना स्ट्रक्चर को पास कराते हैं रेफरेंस के जरिए टू फंक्शन, बाय रेफरेंस टू फंक्शन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, रेफरेंस के जरिए ही फंक्शन को पास कराते हैं, ठीक है। दिस कैन बी परफॉर्म्ड इन द सेम वे वी डू द नॉर्मल वेरिएबल पास द एड्रेस, इस तरह ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे ना हम लोग एड्रेस जो है ना वो देते हैं किसी वेरिएबल को, ठीक है। पास द एड्रेस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन, इट इज कॉल्ड बाय रेफरेंस, दिस इज कॉल्ड बाय रेफरेंस, इसको रेफरेंस के जरिए ही बुलाया जाता है। पास द एड्रेस ऑफ द स्ट्रक्चर टू द फंक्शन, जो हम एड्रेस पास कराते हैं ना स्ट्रक्चर को टू द फंक्शन, फंक्शन का, उससे किसके जरिए हम कॉल करते हैं, रेफरेंस के जरिए। एड्रेस जो है ना स्ट्रक्चर का टू द फंक्शन, फंक्शन के स्ट्रक्चर का जो एड्रेस है उसको हम कॉल करवाते हैं किसके जरिए,
रेफरेंस के जरिए। फिर से एक बात बता दूं, फंक्शन के जो स्ट्रक्चर का जो एड्रेस है ना, वो हम किसके जरिए कॉल कराते हैं, रेफरेंस के जरिए। आई होप कि मैंने सही बोला, तीसरी बार सही बोला आई थिंक। We pass an array to the function, the reference of the array is passed to the function। array जो थे ना to the function, the reference to the pass of the pass is passed to the function, मतलब रेफरेंस को पास array को पास करा देते रेफरेंस के array। any change in the array elements change to the original array। फिर जो हम लोग चेंज करते हैं ना array के अंदर, वो चेंज हो जाता है ओरिजिनल array के अंदर भी, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, यहाँ S is an array of type of student structure, the size of the array is 100 and indexes will be। अब मैं बताती हूँ, अगर तो हमने स्टूडेंट एस है ना, यहाँ पे इन लोगों ने देखे मेंशन किया ना स्टूडेंट एस 100, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ना एस जो होता है ना इज एन अरे ऑफ टाइप होता है स्टूडेंट स्ट्रक्चर। द साइज ऑफ द अरे जो होता है ना वो इज 100। साइज जो होता है ना अरे का वो 100 होता है एंड द इंडेक्स जो होता है ना वो विल बी 0 to 99 होता है, ठीक है। 0 से लेके 99 तक होगा, 1 से नहीं वो स्टार्ट होता। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और फिर वो 99 तक जाता है। इफ वी हैव टू असेस द नेम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे विल बी, अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना वो S0 और नेम होगा, ठीक है। समझ आई? अभी समझ आई कि नहीं? अगर आपने पहले वाले नाम को बुलाना है ना तो आपको 0 लिखना पड़ेगा अगर 100 नाम है तो, क्योंकि जो इसका इंडेक्स होता है ना अरे का वो 0 से स्टार्ट होकर 99 तक जाता है अगर 1 से 100 तक है तो। इट इज क्लियर नाउ। उसके बाद आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। एज डिस्कस्ड अर्लियर द साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द साइज ऑफ डाटा टाइप। साइज ऑफ ऑपरेटर जो होता है ना वो साइज ऑफ डाटा टाइप यूज करने के लिए, जानने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सी डाटा टाइप है वो जानने के लिए हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। दिस ऑपरेटर इज वेरी यूजफुल होता है व्हाइल यूजिंग द राइट फंक्शन टू राइट द स्ट्रक्चर। ये ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है व्हाइल जब हम यूजिंग कर रहे हो राइट फंक्शन को राइट द स्ट्रक्चर के अंदर। अगर जब हम राइट फंक्शन को यूज कर रहे हो ना स्ट्रक्चर के अंदर लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये सैम्पल प्रोग्राम आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट ये सारा उन लोगों ने उसी की एक्सप्लेनेशन दी हुई है और ये आपके पेपर में आएगा, एक जरूर आएगा, हर किसी के पेपर में आएगा ऑब्वियसली। इफ वी हैव समथिंग इन द मेमोरी, अगर हम कुछ रखते हैं मेमोरी के अंदर, इज देयर ओनली वन वे टू असेस दैट मेमोरी लोकेशन और देयर आर अदर वे टू असेस इट, ठीक है। वी हैव बीन यूजिंग इंट और कैरेक्टर इंटरचेंजेबली इन आवर प्रोग्राम। वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द ASIA। अगर तो हमारी मेमोरी के अंदर कुछ पड़ा है ना तो उसका एक ही तरीका उसे हासिल करने का, डेट मेमोरी लोकेशन, जो कि मेमोरी लोकेशन है। देयर आर अदर वे टू असेस, ठीक है। वी हैव बीन यूजिंग इंट, हम इंट इस्तेमाल करते हैं, कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं इंटरचेंजेबली, और हम इससे चेंज भी करा सकते हैं। अब मैं इसका पहले ही सारा टॉपिक समझा देती हूँ। इन दोनों को हम चेंज करा सकते हैं और इंट और कैरेक्टर में से देखना है आपने कि किसका साइज बड़ा है। अगर तो आपने दो वेरिएबल कराए ना इंट और कैरेक्टर, तो आपने देखना है कि किसका साइज बड़ा है। अगर कैरेक्टर का साइज बड़ा है ना तो वो सारी जो होती है ना वो स्टोर हो जाएगी कैरेक्टर में। वैसे कैरेक्टर का साइज 1 बाइट होता है, इंट का 4 बाइट होता है, तो इट मीन कि वो इंट में ही जाकर स्टोर होगा। अभी हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ज्यादा एक्सप्लेनेशन देती, आई थिंक मैंने यहाँ ही सारा बता दिया। चलें अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है बिट मैनिपुलेशन। ये बहुत मजे का टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा इसको। ये हमने पहले भी किया हुआ है, थोड़ा बहुत इजी है, ये थोड़ी बहुत इजी है लेकिन थोड़ी बहुत डिफिकल्ट भी, मुश्किल भी है ना, तो वो आप थोड़ा सा देख कर अच्छे नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह। दैट डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, जो होता है ना वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जिसे हम बाइनरी कहते हैं। और ये बहुत 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 बार पूछा जाता है। ये इवन कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर किया 5 तक भी चले गए ना तो तकरीबन ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 0 1 यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, क्या यूज होता है, बाइनरी यूज होता है, ठीक है। एन इंटीजर जो होता है वो यूज 4 बाइट्स, मैंने बताया अभी यूज करता है 4 बाइट्स इंटीजर। अब 1 विद होता है, 0 इज कॉल्ड ऑफ। 1 का मतलब होता है जब 1 इस्तेमाल होता है ना तो हमारे पास इसका मतलब होता है कि वो ऑन है, और 0 का मतलब होता है कि वो ऑफ है, ठीक हो गया। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होता है ना वो हमारे पास बिट होता है, उसके बाद बाइट आता है, उसके बाद किलो बाइट, मेगा बाइट और फिर गीगाबाइट, और उसके बाद फिर टेराबाइट भी आता है। पता नहीं गीगाबाइट से पहले आते हैं ऐसे, बट ऐसा ही है कुछ, ये आएगा तो नहीं पेपर में, वैसे पढ़ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेबल। ये आपने खुद पढ़ना होगा, वैसे मैं बता देती हूँ। एंड ऑपरेटर का, साइन और ऑपरेटर का। देखिए एंड ऑपरेटर का जब हम वहां पर यूज करते हैं ना, 2 एंड ऑपरेटर यहाँ यूज होते हैं, यहाँ पर एक ही होगा, और का भी एक ही यूज होगा, वहां पर 2 होते हैं, और एक्सक्लूसिव और का इस तरह करके मतलब, और नॉट ऑपरेटर का साइन और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर।
उसके बाद राइट शिफ्ट ऑपरेटर का ऐसे, और ये आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सेम टू सेम उन्हीं की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि इसका टेबल भी बिल्कुल सेम है, इसके ना उसमें चेंजिंग है, क्या कहते हैं उसको, साइन में, ठीक है। अब आप देखें एंड ऑपरेटर जो है ना 1 1 1 आ गया, 1 0 0 आ गया, 0 1 0 आ गया। एंड ऑपरेटर मैं आपको यहाँ पर ना थोड़ा याद करने के लिए बता दूं, जिसको नहीं पता, बाकी बहुत सारे लोगों को पता होगा, हमने पिछली क्लास में भी इतना सारा पढ़ा है। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है और का मतलब होता है या। तो हम कहें 1 या, अगर मैं कहूँ कि तुम केले या सेब, केला या सेब ले लो, तो इट मीन कि ये दोनों एक ही बात है ना। मैं कहूँ केला और सेब ले लो, तो इट मीन कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि दोनों ही ले लो। केला और सेब ले लो, तो मैं कह रही हूँ कि आप दोनों ही ले लो, ठीक है। सॉरी, तुम के लिए केला और सेब का मतलब है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप केला और सेब आप रख लो, तो मैं आपको कह रही हूँ कि केला और सेब आप ले लो, ठीक है। और अगर मैं कह रही हूँ केला या सेब ले लो, तो इसका मतलब है मैं कह रही हूँ कि दोनों में से एक चीज आप ले लो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं तो वो कहता है कि 1 या 1, ठीक है, 1 या 1, तो इसका मतलब है कि 1 ही आएगा। 1 या 0, तो 1, वो अगर वो 1 भी पिक कर लेगा तो 1 पिक कर लेगा, तो 1 ही पिक करेगा ऑब्वियसली वो, मतलब आप अपने दिमाग से ना थोड़ा वो उसकी वैल्यू ज्यादा इस तरह करके कुछ याद कर लें, तो इसलिए एंड के अंदर हमारे पास सिर्फ 1 1 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं, और ऑपरेटर के अंदर हमारे पास सारे 1 होते हैं सिवाय 0 0 के, उसका आंसर ही हमारे पास 0 आता है। अभी ये याद हो गया, आई थिंक समझ आ गई हो, और ज़्यादा मैंने ना बोला हो, बाकी तो सही है। द बाइनरी रिप्रेजेंट बेस टू सिस्टम में आता है, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है बेस टू सिस्टम के जरिए, और ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल आई हुई है 12 और 12 वाली, 12 और 8 वाली, ठीक है। इसका आप याद कर लें बाइनरी नंबर, जैसे 1 1 0 0 और 1 0 0 0, ठीक है, ये आप याद कर लें तो ही अच्छा है। अब आप कहेंगे कैसे और क्यों, क्योंकि ये सब में आई हुई एंड और नॉट ऑपरेटर सबके अंदर ये एग्जांपल आई हुई, वो आपको एग्जांपल ये दे भी सकता है कि 12 और 8 यूज करें, अदरवाइज वो आपको कह सकता है कि अपने से एग्जांपल लिखें तो ये यूज करें। अब हम इसे कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर 1 1 0 0 है ना, 0 0 हमारे पास रह गया 0 0 0, फिर 0 रह गया, फिर 1 0 हमारे पास रह गया 0, फिर यहाँ पे 1 1 आ गया 1, और अब हमारे पास बना 1 0 0 0 0, तो 12 एंड 8 का हमारे पास आंसर आया 1 0 0 0 0 2। डोंट थिंक 12 एंड एंड स्टैटिक ऑपरेटर, ये हमने नहीं पढ़ना। द एंड ऑपरेटर जो होता है डिफिकल्ट फॉर्म होता है, देखें एंड ऑपरेटर के जरिए, और 2 कंडीशन आती है इसमें, एक्सप्रेशन एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स आता है, वाइल द वो ट्रू जो एंड ऑपरेशन था ना, एंड एक्सप्रेशन एंड रिटर्न, वो हमें उसमें वो 2 कंडीशंस आती थी, उसके अंदर वो रिटर्न करता था ट्रू या फॉल्स, ठीक है। लेकिन ये एंड ऑपरेटर है, ये वर्क करता है बिट के ऊपर, और ये हमें रिटर्न भी बिट पैटर्न ही करता है, ये 1 रिटर्न करेगा या 0, और ये वर्क भी 1 या 0 के ऊपर ही करता है। ओके, अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का भी मैंने आपको बता दिया है, इसमें एक ही यूज होगा वो, और इसका मैंने आपको टेबल भी बता दिया है किस तरह 1 1 आएगा, सब में 1 1 और 0 0 0। इसी तरह आपने यहाँ पर कर लेना, 0 0 हमारे पास 0 आ गया, 0 0 फिर 0 आ गया, फिर 1 0 1 आ गया, और फिर 1 1 1 आ गया। अब हमारे पास ये आ गया, और अब हम और ऑपरेशन विल बी अंडर। अब हमने करा 1 इज इक्वल 9 के, इसको फिर हमने करना है x इज इक्वल 8 के, आ गया 1 द और ऑपरेशन विल बी एज एंटर। अब 1 इसमें करेंगे, ठीक है। अब 1 को इसमें ना ऐड करना है, तो 0 0 1 0 1 आ गया, 0 0 0 0 0, अब 1 1 1 0 0 1, और ये 1 क्या 1 इज इक्वल 9 के, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास और ऑपरेटर, और ऑपरेटर एक सेकेंड, ये हमारे पास था और ऑपरेटर, और ये आता है एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। आई एम सॉरी मैंने देखा नहीं था। एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर का मतलब है कि मतलब वो और ऑपरेटर का नहीं, और ऑपरेटर का नहीं है, सॉरी सॉरी, इसमें 1 1 0 आ जाएगा, 1 0 1 आएगा, 0 1 1 आएगा, और 0 0 1 आएगा, ठीक है। इसमें मतलब और एक्सक्लूसिव और में ना जो 2 वैल्यू है ना, उसका आंसर 0 आ जाएगा अगर सेम है, बाकी का 1 1 आएगा। अब आप इसी तरह इसका आगे टेबल भी देख लीजिएगा, वरना मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको खुद को ना खोलना पड़े बुक, यही कह सकते हैं। 0 1 1 आ जाता है, 0 0 0 आ जाता है, फिर 0 0 0 और 1 0 1, ओके। दिस शोड एट, और ये 9 हमें देता है, ओके फाइन।
उसके बाद आ जाता है नॉट ऑपरेटर। दिस इज एन यूनरी ऑपरेटर, ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है। इट इन्वर्ट द बिट ऑफ द इनपुट नंबर। नॉट ऑपरेटर हमने पहले भी पढ़ा है, मतलब नॉट ऑपरेटर क्या होता है, ऑन को ऑफ कर देता था और ऑफ को ऑन कर देता था। तो यही है, 1 को 0 कर देगा और 0 को 1 कर देगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ से आगे। अनसाइंड इंटीजर, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज यूज्ड एज साइन बिट आता है, ठीक है। इफ दिस इज बिट इज 0 आता है तो नंबर इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। अगर बिट जो होती है वो 0 होगा तो नंबर कंसिडर किया जाएगा पॉजिटिव। मेरी बात एक याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक बात है, जो पॉजिटिव वाला है ना वो नंबर हमें देगा, जो 0 है ना वो हमें पॉजिटिव नंबर देगा, और जो 1 है वो हमें नेगेटिव नंबर देगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज और ये और क्या, अभी हम चल रहे हैं 22 लेक्चर की तरफ, जो कि है, देखें ये भी बहुत मजे का। a इज इक्वल a प्लस 1, a प्लस 1 इज इक्वल 1। इसका मतलब प्लस और इज इक्वल का मतलब ना वही हो जाता है कि a इज इक्वल जो है ना वो a प्लस 1 है, ठीक है। इसी तरह एंड आ जाएगा, आप यहाँ से देख लें, और यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है वेरिएबल। वेरिएबल तो हमें पता है, डेटा मेमोरी जो होती है ना वो कैन बी थ्रो ऑफ द हो जाता है, मतलब आई एंड इंटरेस्ट आर साइन सिम्बॉलिकली नेम्स और वेरिएबल आता है। वेरिएबल जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, वो होते हैं जिन्हें हम वैल्यू असाइन करते हैं, और वेरिएबल्स की डाटा टाइप होती है, इनका अपना एड्रेस होता है, ये सेव होते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे डाटा टाइप। अब डाटा टाइप ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है यहाँ पर सारी की सारी। इंट जो होता है वो यूज होता है स्टोर होल नंबर के लिए, शॉर्ट एंड लॉन्ग जो होता है वो अनअसाइंड क्वालिफायर के लिए यूज होता है, और नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए, ठीक है। ओके, यस, अनअसाइंड क्वालिफायर जो होता है ना वो यूज होता है नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए, और फ्लोट नंबर रियल नंबर्स के लिए फ्लोट यूज होता है। बिग साइज के लिए जो होता है ना रियल नंबर्स का, उसके लिए हम डबल यूज करते हैं, और इंट की 4 बाइट्स होती हैं और करेक्टर की 1 बाइट, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद आ जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सब होता है, लेकिन एक और भी यहाँ पर आता है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। ये वाला जो ऑपरेटर है ना, ये वाला जो इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसे मैंने हाईलाइट किया, ठीक है, इसे हम कहते हैं, पता नहीं कौन सा ऑपरेटर कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया। खैर, उसमें हम ना जब हमने 7 ये करना है ना 2, तो इसमें से जो हमारे पास नीचे बचेगा ना वो हमने इसके आंसर में लिखना है, वो इसका आंसर आएगा, ठीक है। लगी समझ, कुछ आती होगी, अभी हमने पहले पढ़ा है ये वैसे। अगर नहीं आई तो सॉरी, आप बता दीजिएगा, मैं नीचे फिर आपको बता दूंगी कमेंट्स में। उसके बाद आता है बिटवाइज ऑपरेटर। एंड इस बिटवाइज ऑपरेटर ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर होते हैं, और ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। ये जो भी हैं 2 ऑपरेंड्स होते हैं, ये इन्होंने क्योंकि इन्होंने 2 ऑपरेंड्स मतलब इनके 2 ऑपरेंड्स होते हैं इसलिए बिटवाइज होते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है आगे नेक्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट होती है, उसके बाद नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि इसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है, फिर उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है, फिर आप जितनी मर्जी उसके अंदर इफ स्टेटमेंट डालते जाएं तो वो नेस्टेड इफ बनता जाता है। ओके, अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फॉर कम्प्लेक्स कंडीशन वो यूज लॉजिक कनेक्ट लाइक एंड आता है, और एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर ना एंड ऑपरेटर यूज होता है, ये देखो। If there are nested if and subset that we want to do something based on some condition, then further we want to do some more based on additional, then we nested, हम nested उसने बताया कि हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं और ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद लूप्स जो होते हैं वो बार बार चलता रहता है until कि आपकी कंडीशन जो है ना वो फॉल्स हो जाए, तो वो लूप से बाहर आ जाता है आपका प्रोग्राम जो होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट फिर एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम बाहर नहीं आता, सॉरी, पॉइंटर बाहर आता है, लूप से पॉइंटर बाहर आता है, ठीक है। गोइंग ऑन फ्रॉम द डिसीजन स्ट्रक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट लूप, व्हाइल लूप। इसमें व्हाइल लूप होता है, डू लूप होता है, फॉर लूप होता है। अब व्हाइल लूप का सिंटैक्स आप देख लें, व्हाइल आएगी, व्हाइल के साथ पहले कंडीशन आती है, उसके बाद इसके अंदर सेमीकोलन नहीं आता, ठीक है। एक बात याद रखनी है, व्हाइल के साथ सेमीकोलन नहीं आएगा, इसके साथ कंडीशन आएगी, फिर अंदर जो भी हमने लिखना है ना, जो भी प्रिंट कराना है, जो भी है वो सारा कुछ अंदर लिख देना, और इसका फ्लो चार्ट है, गौर से देख लें।
मैं बता दूं, वाइल यहाँ से आ रही है यहाँ पर, अगर इसकी तो कंडीशन अगर इसकी ट्रू हो गई तो ये नीचे जाएगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अगर तो ये फॉल्स हो जाती कंडीशन तो ये एग्जिस्ट कर देता है, तो ये निकल जाता है यहाँ से, ये फिर से ऊपर जाता है, फिर से इसकी कंडीशन चेक करता है। अगर तो कंडीशन ट्रू है ना तो ये चलता रहेगा, सॉरी यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, ये कंडीशन इसकी ट्रू हो गई तो उसे नीचे आया, प्रोसेस किया, उसके बाद यहाँ पर जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर इसने कंडीशन चेक की, फिर ट्रू होगी, जैसे जैसे ट्रू होती जाएगी ये चलता जाएगा, जैसे फॉल्स होगी ये निकल जाएगा। लो प्रोग्राम एंड डू, ओके। उसके बाद आ जाता है डू वाइल लूप। अब यहाँ पर डू आ जाएगा, उसके बाद अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे, उसके बाद अब डू वाइल के अंदर ना पहले हमने डू लिखना है, डू वाइल के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है ना वो अंटिल एक बार तो उसका नाम एटलीस्ट वन टाइम, ये देखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, हाईलाइट करने का मुझे याद भूल गया। दैट मीन द स्टेटमेंट डू वाइल ब्लॉक जो होता है ना वो एग्जीक्यूट होता है एटलीस्ट वन, एक बारी तो वो मतलब ना एग्जीक्यूट तो होता है, ठीक है। उसके बाद डू वाइल कोड आता है, उसके बाद डू समथिंग, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद वाइल आ जाएगा, उसके बाद आपकी कंडीशन आ जाएगी, ओके। उसके बाद फिर ये ऐसे डू वाइल आएगा, प्रोसेस होगा, कंडीशन ट्रू है तो ये चलता जाएगा, जैसे ही वाइल हो जाएगी तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट। और फॉर लूप, इसका अपने सिंटैक्स जरूर याद करना है, वो एमसीक्यूज में पूछ लेता है, वरना एमसीक्यूज में नहीं तो वो क्वेश्चन में तो जरूर पूछता है। फॉर लूप के लिए इनिशियल, और ऐसा नहीं कि इन तीनों को पूछेगा, जिसके भी सिंटैक्स में आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट पहले, इसमें 3, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर लूप, और ज़्यादातर एक और एमसीक्यूज भी आता है कि अगर जहाँ पर हमें ना उसकी वैल्यू मालूम हो, वेरिएबल्स की लास्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू मालूम हो ना, तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, वहाँ पे फॉर लूप इस्तेमाल होता है, इस तरह करके ना एमसीक्यूज है यहाँ पर मैंने उसे बताया है अपने पिछले लेक्चर के अंदर, तो आप सुन लीजिएगा। फॉर जो तक वो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होती है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेमी कॉलम, फिर हमारे पास कंडीशन आती है, फिर इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट आती है, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट, आप इसका ये भी देख लीजिएगा, मैं अभी दिखाई देती हूँ। फॉर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, उसके बाद फॉर लूप आ जाएगा, फिर कंडीशन, फिर ट्रू हो जाएगी तो प्रोसेस ऐसे होता जाएगा, और जैसे फॉल्स होगी तो एग्जिट कर जाएगा, ओके। उसके बाद हमारे पास स्विच स्टेटमेंट आ जाती है। जो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होती है ये नेस्टेड इफ के तौर पर भी यूज होती है, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट के 2 मेन पार्ट होते हैं, एक तो ब्रेक होता है और एक कंटिन्यू होता है, ठीक है। जहां पर ब्रेक नहीं लगाया होगा तो ये प्रोग्राम आगे चलता ही जाएगा अंटिल, अगर आपकी कंडीशन यहाँ पर वो है ना फॉल्स, तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रोग्राम चल रहा है, आपका प्रोग्राम चलता जाएगा। अगर ये ब्रेक हो जाएगी तो फिर इसका मतलब है कि आपका वो प्रोग्राम पॉइंटर है ना वो निकल के लास्ट पर आ जाएगा वहां से आपके प्रोग्राम के अंदर से, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई तो ये कंटिन्यू होता ही जाएगा, ठीक है। और कंटिन्यू भी इसी तरह ही इस्तेमाल होता है, वो भी आपने अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करने के लिए यूज करना होता है, कंटिन्यू। अब फंक्शन जो होता है, फंक्शन आर वे ऑफ मॉड्यूलराइजिंग द कोड। फंक्शन जो होता है ना ये मॉड्यूलराइजिंग कोड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगर प्रॉब्लम मतलब मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फंक्शन देखिए ऐसा है कि फंक्शन जब आपने एक बार फंक्शन यूज कर लिया, आपने एक मॉड्यूल बना लिया, ठीक है। अब आपको जहां पर भी उस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी ना आप उसे कॉल कर सकते हैं, सिर्फ वो एक लाइन का कोड होता है, वो लिख के आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं और वो फंक्शन वहां पर भी परफॉर्म हो जाएगा। आपको बहुत सारा कोड नहीं लिखना पड़ेगा ना, आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। और अगर ये आप कर भी लें तो भी एक प्रॉब्लम आ जाती है मेमोरी की, उसके बाद आपका कोड लंबा हो जाता है, तो वो सारा कुछ आपको इस तरीके से बच सकते हैं, इसलिए फंक्शन यूज होते हैं, ठीक है। अब अगर प्रॉब्लम ये देखें, अब अगर प्रॉब्लम होती है ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पार्ट, उसको मैनेजेबल पार्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है फंक्शन कॉलिंग, वी कवर्ड फंक्शन कॉलिंग बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस। हम उसे रेफरेंस से बुला सकते हैं या उसकी वैल्यू से बुला सकते हैं। डिफॉल्ट सी लैंग्वेज इज कॉल्ड बाय वैल्यू। अब आपको पता है कि आप रेफरेंस से बुला सकते हैं या कॉल से, लेकिन जो सी है ना वो से बुलाता है हमेशा बाय डिफॉल्ट वैल्यू से ही बुलाएगा, ठीक है। When we call a function and pass some parameters to it, अब वो कहता है कि call by value मीन है कि that when we call a function, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं and pass some parameters, और हम कुछ पैरामीटर्स पास कराते हैं, the calling function जो होता है ना get the copy of the value and the original value remains unchanged। वो कॉपी कर देता है वैल्यू को एंड ओरिजिनल वैल्यू जो होती है ना वो रहती है, वो चेंज नहीं होती, और उसको भी कॉपी कर देता है। अब अरे आ जाता है, अरे के बारे में पहले हम माइनर सा डिस्कस कर चुके हैं, अब हम यहाँ पर कर लेते हैं अरे इंडेक्सिंग के बारे में। ये मैंने आपको वैसे बता दिया है कि
अगर आपके 1 से 10 तक हैं तो आपने अरे इंडेक्स है 1 को अप्रोच करने के लिए आपने A0 लिखना होगा, फिर आप उसके 1 को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपने 1 लिख दिया तो आप उसकी सेकेंड वर्ड पे चले जाएंगे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है इसकी इंडेक्सिंग। आई होप कि समझ आ रही होगी। यहाँ पे आपको लगे ना कोई गलती हो गई मुझसे या कुछ भी गलत हो गया तो वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा प्लीज, एंड सॉरी भी। seek फंक्शन जो होता है ना, seek g and seek p used to move into the file, and tell function tell g and tell p the location inside the file। हमने पहले पढ़ लिया है। हम लेक्चर नंबर पढ़ते हैं 23, जो कि हमारा लास्ट है। प्री प्रोसेसर सी जो दिया ना, नीड उसे जरूरत होती है सम थिंग्स किसी चीज की फॉर इट्स इनहेंसमेंट। सो आप प्री प्रोसेसर जो होता है ना मुझे यूज टू इनहेंस इट आता है। इट कम्स विद अ वेरी सी कंपाइलर, सी कंपाइलर से आता है। इट मेक सम चेंजेस इनटू द कोड, ये कोड में चेंज करता है। और जो कंपाइलर जो होता है ना, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला सवाल है वो यही है एमसीक्यूज पी के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किससे स्टार्ट होता है, तो वो हमारे पास आता है साइन से। ये रहा नीचे वाला एमसीक्यूज, ठीक है, जिसको हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन डायरेक्टिव। डिफाइन डायरेक्टिव यूजिंग द कॉन्टेक्ट पी आई जो होता है ना, पी आई इज यूनिवर्सल कांस्टेंट आता है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 3.14। और अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताती चलूँ कि ये पाई है। अब कुछ फंक्शन जो होते हैं वो हमने खुद ने डिफाइन करने होते हैं, तो ये हमने खुद से डिफाइन किया हुआ है। हम नहीं करते, ये वो करता है जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आई है, लेकिन उसने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। डिफाइन पी आई 3.14, तो ये उसकी एग्जाम्पल है। और मैं इसकी बता दूं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, यहाँ पर बता दिया कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ये भी एमसीक्यूज आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अब उसने कहा है मैक्रोस आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज होते हैं। अब ये 2 कैटेगरीज के अंदर होते हैं, मैं आपको बता दूं। पी आई 3.14 है ना डिफाइन। अब उसने लिखा है सिंबल, एक तो इसमें सिंबल आता है, और एक जो होता है ना इसकी जो सेकंड टाइप है वो टेक आर्गुमेंट्स आता है, ठीक है। अब हमने एक तो सिंबल वाला देख लिया है। द सिंबल जो पी आई विल बी रिप्लेस विद द एक्चुअल वैल्यू 3.14 इन द प्रोग्राम, दीज आर सिंपल मैक्रोस आता है। एक सिंपल मैक्रोस होती है और एक पैरामीटराइज्ड मैक्रोस होती है, ठीक है। उसके बाद इन कॉन्ट्रैक्ट द सेकंड टाइप ऑफ मैक्रोस टेक आर्गुमेंट्स रहती है। इट इज आल्सो कॉल्ड अ पैरामीटराइज्ड मैक्रोस। कंसीडर द फॉलोइंग। अब डिफाइन से क्या आ जाएगा, एक्स एंड एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आई थिंक इट इज फिनिश। यहाँ पर हमारे पास ये एमसीक्यूज जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या कहते हैं प्रोग्राम, तो ये मैं कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें कोई भी गलती हो या कोई भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपका वो पिन कर दूंगी कमेंट अगर गलती हुई तो। बाकी बहुत बहुत थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, एंड अल्लाह हाफिज। और नहीं, एक सेकेंड, कुछ और भी रहेगी, मतलब अगर कुछ रह गया हो, कोई कमी पेशी, तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।